कि मैंने सोच लिया है कि आज के बाद मैं जस्टिस काजी फायज ईसा को जस्टिस काजी फायज ईसा साहब नहीं कहूंगा और ना ही आज के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी अदालत उज़्मा को मुअज़्ज़िज़ अदलिया कहूंगा। क्या तौहीन अदालत मेरे और आप जैसे सादा पाकिस्तानियों के लिए है? काजी फायज ईसा आप लगाइए आसिफ अली जरदारी पर। तौहीन अदालत अगर आपने लगानी है तो लगाइए मौलाना फजलुर रहमान पर। तौहीन अदालत अगर लगाने का बहुत शौक है तो आप लगाइए खालिद मकबूल सिद्दीकी पर। इलेक्शन का ज़माना है, होने वाले हैं, थोड़ी देर से हो या पहले हो, और इलेक्शन होना है। आज हो, कल हो, परसों हो, मगर इलेक्शन जरूर होना है। 8 न हो, 18 हो जाए, 18 से 8 से 1 दिन पहले हो जाए, हो सकते हैं, तो होना है। बाजवड़ सानहे के बाद हमारे 4-5 साथी शहीद हुए वहीं पे, डेरा इस्माइल खान में, टांक में, लक्की मरवत में। इस सारे सूरत हाल में क्या इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी? आप हमारे जो ट्राइबल बेल्ट है, वजीरिस्तान, कुरम, फिर बलूचिस्तान में कुछ इम्तियाज इस तरह है कि जहाँ 8 फरवरी को बहुत ज़्यादा बर्फबारी पड़ती है, तो फिर उसमें रसाई मुमकिन नहीं होती, तो 8 फरवरी के बजाय 2-4 हफ्ते डिले किए गए या कम 2 मार्च तक, तो ज़्यादा लोग उसमें हिस्सा ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इससे पहले कि मैं आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं और मेरी पूरी टीम आपकी मोहब्बतों की बेहद मकरूज़ है। आप लोग हमारे चैनल पर दिल खोल कर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे इंतहाई अदब से ये गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस तवातुर के साथ आपको मिलती रहेंगी। आपकी ही मोहब्बतें हमें मोटिवेटेड रखती हैं और हमें इस काबिल बनाती हैं कि हम बेहतर और मौसर अंदाज में ज़्यादा पुरअसर तहकीक के साथ व्लॉग्स आपके सामने रख सकें। आज के व्लॉग की इब्तिदा में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मैंने सोच लिया है कि आज के बाद मैं जस्टिस काजी फायज ईसा को जस्टिस काजी फायज ईसा साहब नहीं कहूँगा और ना ही आज के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी अदालत उज़्मा को मुअज़्ज़िज़ अदलिया कहूँगा। अगर मुझ पर तौहीन अदालत लगानी है तो बखुशी लगाइए, लेकिन मैं सवाल ज़रूर उठाऊंगा, क्या तौहीन अदालत मेरे और आप जैसे सादा पाकिस्तानियों के लिए है? तौहीन अदालत लगानी है तो काजी फायज ईसा आप लगाइए आसिफ अली जरदारी पर। तौहीन अदालत अगर आपने लगानी है तो लगाइए मौलाना फजलुर रहमान पर। तौहीन अदालत अगर लगाने का बहुत शौक है तो आप लगाइए खालिद मकबूल सिद्दीकी पर। तौहीन अदालत अगर आपको लगानी ही है तो लगाइए बाप पार्टी के उन लोगों पर, यानी आसिफ अली जरदारी समेत बाप पार्टी के वो तमाम लोग जो प्रमोट कर रहे हैं कि इलेक्शंस 8 फरवरी को नहीं हो सकते। आसिफ अली जरदारी ने तो गुज़श्ता रोज़ ये तक कह दिया कि 8 से 10 रोज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कोई आसमान नहीं गिर जाएगा, नई ज़मीन फट जाएगी। यानी आपने ये कहा था, हमें रोक दिया था कि आपने 8 फरवरी की इलेक्शन तारीख के ऊपर कोई भी कयास आराई नहीं करनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं फैलानी है, तो फिर आप इन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स को क्यों खामोश नहीं कराते हैं? ये आए रोज़ आके मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के टॉक शोज़ के अंदर जो इलेक्शंस के ऊपर सवालात उठा रहे हैं, फिर क्या तौहीन अदालत मेरे और मेरे जैसे सादा पाकिस्तानियों के लिए है? आज काजी फायज ईसा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जिसमें आर्टिकल 19 मौजूद है, वो मुझे इजहार राय की आज़ादी देता है, वो राइट टू प्रेस, राइट टू एक्सप्रेस देता है। तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत बड़े कस्टोडियन बने हुए हैं, मुहाफिज बने हुए हैं, तो आईने पाकिस्तान मुझे और मेरे जैसे बहुत सारे सादा पाकिस्तानियों को ये हक देता है, ये राइट देता है कि हम खुलकर अपनी राय का इजहार कर सके और हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। जहां तक बात रही 8 फरवरी के इंतखाबात की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 17 से ज़ायद दरखास्तें आ चुकी हैं और ये दरखास्तें कौन देता है, किसके कहने पर देता है? गुमनाम लोग आके पिटीशंस जमा कराते हैं। हमें पता है कि ये जो नामालूम है असल में हम सबको मालूम है, और ये जो जवाज़ बना रहे हैं इलेक्शंस के अल्तवा का, वो जवाज़ पहला ये है कि सिक्योरिटी मामला ठीक नहीं है, और दूसरा बड़ा जवाज़ ये है कि मौसम की शिद्दत होगी इन दिनों में जिन दिनों आप इलेक्शंस कराने जा रहे हैं। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, तकरीबन 1970 से 2018 तक 7 इंतखाबात मुल्क में ऐसे हो चुके हैं कि जो इंतहाई शदीद मौसम में हुए। वो कब कब हुए, मैं उनकी डिटेल्स क्विकली आपके सामने रख देता हूं। 1970 में जो जनरल इलेक्शंस हुए थे वो 18 दिसंबर को हुए थे और आपको पता है 18 दिसंबर में मौसम किस कदर शदीद होता है। 1977 में इलेक्शंस 21 मार्च को हुए थे। 1988 में इलेक्शंस 16 नवंबर को हुए थे। 1990 में इलेक्शंस 24 अक्टूबर को हुए थे। 1993 में इंतखाबात 6 अक्टूबर को हुए थे। 1997 के इंतखाबात 3 फरवरी यानी सर्दियों की पीक पे हुए थे। 2002 में इंतखाबात 10 अक्टूबर को हुए थे। 2008 में 18 फरवरी को हुए थे, फिर सर्दी के मौसम में। और इसी तरह से 2013 और 18 के
जो इंतखाबात हैं वो शदीद गर्मी के मौसम में हुए थे। यानी जो मौसम की शिद्दत है वो कभी भी इंतखाबात के आड़े नहीं आ सकी। यानी मौसम की शिद्दत को जवाज बना के अगर ये कहा जाए कि कबायली इलाकों के अंदर, फाटा के अंदर, ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर मौसम बहुत शदीद होता है, बर्फबारी होती है, इंतखाबात नहीं हो सकते, तो ये इंतहाई मनगढ़ंत प्रोपोगंडा है, ये फाल्सिफाइड है, ये झूठ पर मबनी है और ये सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात को रोकने की कोशिश और साजिश है। वो लोग जो कहते हैं कि हमारे ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है, 2 सूबों के अंदर सिक्योरिटी के नामसाइद हालात है कि कैंपेन नहीं चलाई जा सकती है, तो उनको ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि 2008 में क्या सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं थी, क्या 2013 में सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं थे। इन सिक्योरिटी के नामसाइद हालात के अंदर भी मुल्क में इंतखाबात हुए थे। और भाई तुर्की जैसे मुल्क में तो बदतरीन जलजले के अंदर इंतखाबात हो गए। आप कैसे ग्राउंड्स लाके इन ग्राउंड्स को घड़ के ये कह रहे हैं कि इंतखाबात नहीं हो सकते। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझ लेने की है और सादा पाकिस्तानियों को आसानी से समझ आ जाएगी, वो ये है कि इस वक्त मुल्क में 2 कुव्वतें हैं। जी हाँ, 2 कुव्वतें हैं। एक कुव्वत का नाम इमरान खान है और दूसरी कुव्वत का नाम एंटी इमरान खान है। और जब तक एंटी इमरान खान कुव्वत इमरान खान कुव्वत के ऊपर गालिब नहीं आ जाती, तब तक मुल्क में इलेक्शंस नहीं हो सकते। अब उसके लिए आपको इस वक्त बहुत सारी कुव्वतों में दराड़, यानी कहने को नूरा कुश्ती दिखाई दे रही है। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, लगता है कि दोनों 180 डिग्री के शिफ्ट लिए हुए हैं। यानी नून और पीपल्स पार्टी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आ रहा है, तकसीम नजर आ रही है। लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे 2 स्ट्रेट सड़कें जा रही है और आगे आके कोई राउंड अबाउट आ जाता है, तो एक उस तरफ मुड़ता है, दूसरा दूसरी तरफ मुड़ता है और अल्टीमेटली राउंड अबाउट से एग्जिट लेने के बाद दोनों सेम सड़क के ऊपर वापस आ जाते हैं। यानी मसलहत के तहत दोनों ने टर्न मुखालिफ सिमत में लिया हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली राउंड अबाउट को अबूर करने के बाद दोनों एक ही सड़क पर वापस आने वाले हैं। यानी ये नजरिया ज़रूरत के तहत एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। अल्टीमेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दे आर वन एंड द सेम थिंग। यानी जितनी एंटी इमरान पावर्स हैं वो सारी की सारी यकजा हैं। मैंने नून और पीपल्स पार्टी की मिसाल आपके सामने रखी। जो छोटी जमातें हैं वो किस खेत की मूली हैं, जो बड़ी जमातें कहेंगी, जो जहां उंगली लगाएगा वो वहां चल पड़ेंगे। और आपको तो पता है कि जमात तो मुल्क में एक ही है। हाफिज साहब और काजी फायजी साहब, ये भी दोनों सेम पेज पे हैं। ये किस तरह से है, देखिए, हाफिज साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन सब मैनर डसे हुए हैं और जस्टिस काजी फायज ईसा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के डसे हुए हैं, क्योंकि उस वक्त सदर मुमलिकत ने इनके खिलाफ रेफरेंस भेजा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं चाहती थी कि आसिम मुनीर साहब को, जनरल आसिम मुनीर साहब को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगाया जा सके। और उस वक्त जब ये DGISI थे तो उस वक्त रिमूव भी इमरान खान के कहने पर किया गया था। अल्टीमेटली दोनों इनके डसे हुए हैं, यानी दोनों सेम पेज पे हैं। अब काजी फायज ईसा साहब अपने चीफ जस्टिस होने के बाद जितने केसेस टेकअप कर रहे हैं उसके अंदर भी जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यानी उसमें एंटी इमरानियत भी झलकती है। वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल हो जिसके ऊपर मोहर तस्दीक सब्त की खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मैं तब तक किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कानून की शक्ल में लागू नहीं हो जाता। उसके बाद 3 जजेस पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई कि चीफ जस्टिस का जो मास्टर ऑफ रोस्टर का कॉन्सेप्ट है वो खत्म होना चाहिए। उसके बाद कल जस्टिस एजाजुल एहसन ने जो खत लिखा है उससे एक तासुर उभर रहा है कि वो तकसीम जो जस्टिस काजी फायज ईसा के आने के बाद खत्म हो जानी चाहिए थी, वो तकसीम तो जो कि तू बरकरार है। यानी कमेटी रूम के अंदर जो गुफ्तगू होती है बिल्कुल उसकी मुखालिफ सुनत में के अंदर मिनट्स छापे जाते हैं और वो मिनट्स वेबसाइट के ऊपर उजलत में अपलोड भी कर दिए जाते हैं। यानी वो तकसीम अपनी जगह पर है। और फिर जो बेंच तश्कील दिया जाता है जूनियर जजेस पर मुश्तमिल, जो चार्ज जस्टिस एजाजुल एहसन ने जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर लगाया है, उससे तो लगता है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल वाले मामले के ऊपर जस्टिस एजाजुल एहसन के दिए गए फैसले की मुखालिफत में कोई फैसला देना मकसूद है। और मुखालिफत में अगर फैसला आएगा तो ऑब्वियसली वो किसको सूट करेगा, वो आपके सामने उन्हीं को जो सेम पेज पे है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बल्कि तीसरी, कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि 8 फरवरी को इंतखाबात पत्थर पे लकीर है, इसके ऊपर कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद बातें तो हो रही हैं, क़यासाराइयाँ भी हो रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मामला जो इलीगल इमिग्रेंट्स का है, जिसके बारे में आसिफ अली जरदारी साहब ने इंटरव्यू के अंदर बात की कि गैर कानूनी अफगान महाजरीन जो मुल्क में मौजूद हैं उनमें से बेशतर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। यानी इस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो गैर कानूनी अफगान महाजरीन को वतन से निकालना चाहती है और प्रिंसिपली हम इस डिसीजन पे उनके साथ हैं। बिल्कुल निकाला जाना चाहिए। मुशर्रफ साहब नहीं निकाल सके, आसिम मुनीर साहब अगर निकाल लेंगे तो इनसे बेहतर तौर पे हम किसी को सलूट पेश नहीं करेंगे। हम इनको दोनों हाथों से सलाम करेंगे कि बिल्कुल जैसे डटे हुए हैं वैसे डटे रहिएगा।
बावजूद इसके कि अमेरिका का प्रेशर आएगा और आ रहा होगा, आज भी आसिम मुनीर साहब अमेरिका में हैं, अमेरिका ये प्रेशर डालेगा कि इनको नहीं निकालना चाहिए, लेकिन इनको निकालना पाकिस्तान के मफाद में है। लेकिन ये भी जवाब नहीं होना चाहिए कि आप ये कहें कि ये क्योंकि रजिस्टर्ड वोटर्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इसलिए निकालना जो है वो मुनासिब होगा इनको। तो ये भी आसिम मुनीर साहब की जो कैंपेन है उसको सबूताज करने के मुतरादिफ होगा अगर कोई इस तरह का स्टेटमेंट देता है। उससे तो यही लगता है कि इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो कैंपेन हो रही है वो इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डर है, क्योंकि इनकी बहुत सारे वोटर्स उनकी सफ़ों में छुपे हुए हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। किस्सा मुख्तसर यही है कि जब तक एंटी इमरान पावर्स को यकीन नहीं हो जाता कि इमरान पावर के ऊपर वो गालिब आ गए हैं, तब तक इलेक्शंस नहीं होगा। और मुल्क में ऑब्वियसली जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक हकीकत का नाम है, फौज एक हकीकत का नाम है। और हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर सिक्योरिटी सिचुएशन होती है, जहाँ फौज एक स्ट्रेटेजिक फ्रंट के तौर पर काम करती है, खारजा पॉलिसी तक वो ड्राफ्ट करती हैं, जो इंपॉर्टेंट नौयत के डिसीजंस हैं वो लेते हैं, वहाँ पर वो एक हकीकत है और उससे टकराने वाले पाश पाश हो जाते हैं। मैं सिर्फ जाते जाते आपको एग्जाम्पल दूंगा बर्मा की लीडर आंग सांग सूची एंटी इस्टेब्लिशमेंट थी, एंटी फौज थी, उसने बहुत सारी रैलियां की, सिविल सोसाइटी को अपने साथ मिलाया, क्या वकला, क्या किसान, क्या मजदूर, क्या इंजीनियर्स, क्या डॉक्टर्स, क्या हारी, सब लोगों को साथ मिला के एंटी फौज एक बहुत बड़ी कैंपेन की और अल्टीमेटली फौज को मजबूर किया कि वो इलेक्शंस कराएं। इलेक्शंस हो गए तो सूची ने क्लीन स्वीप कर लिया, लेकिन बावजूद इसके कि क्लीन स्वीप किया, उसी सूची को नज़रबंद कर दिया जाता है। और उसके बाद जब फिर पब्लिक प्रेशर माउंट करता है तो कानूनी तब्दील कर दिया जाता है और उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी पर यह मैंडेटरी कर दिया जाता है कि उसकी जमात में 30% फौजियों की शमूलियत होगी। और फिर जाहिर है यानी जो वीटो पावर का हक है वो फौज अपने पास रख लेती है और उसकी जमात दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट होती है, वो दोबारा वज़ारत-ए-उज़्मा पे आ जाती है। इतनी तगड़ी वज़ीर आज़म होती है कि फ़ौज को एक बार फिर ख़तरा लाहक हो जाता है कि हमसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, यानी मास्टर से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो इस वक्त आंग सांग सूची कहाँ है? फिर अपने घर के अंदर हाउस अरेस्ट है, नज़रबंद है, यानी वज़ारत-ए-उज़्मा की कुर्सी से उठा के बाहर फेंका। तो भाई आंग सांग सूची से ज़्यादा ना तो पॉलिटिकल स्ट्रगल इस वक्त इमरान खान की है, ना उसके फॉलोअर्स की है। वहाँ पर अगर सूची के मुकाबले में फ़ौज हकीकत है, तो यहाँ भी इमरान खान के मुकाबले में इस्टेब्लिशमेंट एक बहुत बड़ी हकीकत है। और जितनी जल्दी ये समझ लें उतना ही अच्छा होगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।